हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन में क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन में पूरी तरह से जुट गए होंगे। अब आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी करने वाले हैं। पहले ये चैप्टर हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन भी हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस को डिलीट कर दिया है, पोर्शन को कम कर दिया है और इवोल्यूशन पार्ट जो है हेरिडिटी और एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन पार्ट को हटा दिया है। अब ये चैप्टर छोटा हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। हेरिडिटी चैप्टर से फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वीडियो को बहुत ही सावधानी से और ध्यानपूर्वक समझते हुए आप पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और हेरिडिटी को हम लोग बहुत ही सरल अंदाज में, जो कि बायोलॉजी का मैथमेटिक्स होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स का जो इनहेरिटेंस का लॉ है उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेरिडिटी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज के अपने वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, यानी क्या क्या हमारा कंटेंट्स होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी के बारे में करेंगे, उससे रिलेटेड वेरिएशन के बारे में करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जैसे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे डिटेल में। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी, हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है व्हाट डिड मेंडल डू, मेंडल ने क्या किया जिसके कारण उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के ने जो इनहेरिटेंस के यानी हेरिडिटी के जो लॉ दिए थे, 3 नियम उन्होंने दिया था, उसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे। और उसके बाद है हाउ ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड, ट्रेड्स यानी कैरेक्टर जो होता है वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स कैसे ह्यूमन बीइंग में बॉर्न बेबी का हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो अंतिम टॉपिक होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के हम लोग वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता, यानी माता पिता से जो हमको कैरेक्टर उसके संतान को मिलता है, पास आउट होता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। बहुत ही सरल अंदाज में लिखना है, याद करने की स्थिति में नहीं जाना है। आप समझ के लिखेंगे तो आप परीक्षा में उसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे, नहीं तो आप याद करने के चक्कर में रहेंगे तो आप भूल जाएंगे उसको, इसलिए कुछ ना कुछ पोर्शन आपका स्किप कर जाएगा तो आप सही नहीं लिख पाएंगे। तो उसको समझ करके लिखिए। वही कह रहा है कि हेरिडिटी क्या है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर या ट्रेड्स, एक ही चीज होता है, जो भी गुणधर्म या जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर जो भी फीचर है, जैसे हम बहुत लोग देख के बोलता है अरे तुम फलाने के बेटे हो क्या, यानी आपका जो गुण है वो आपके माता पिता से मिलता है, आपके पिता से मिलता है। जनरली लड़का जो सन होता है उसका कैरेक्टर उसको पिता से मिलता है और लड़कियों का कैरेक्टर उसकी माँ से मिलता है, यानी पेरेंट्स से हमारा मिलता है। तो वही जो कैरेक्टर जो है हमारा, यानी हमारा कैरेक्टर जो है माता पिता से जो संतान को पास आउट होता है, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा ये अनुवांशिक गुण जो है हमारे माता पिता से हमको मिलता है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली। इनहेरिटेंस का मतलब जिस तरीके से, जैसे जीन रिस्पॉन्सिबल होगा तो कैसे पास आउट करेगा, उस पास आउट होने की विधि को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो कैरेक्टर हमारा पास होता है वो हेरिडिटी है। तो इनहेरिटेंस में भी वही है, द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, उसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। अब हम लोग को ये पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन होता है, वेरिएशन यानी डिफरेंसेस, वेरिएशन यानी अंतर। हम लोग एक ही मनुष्य यानी कि 10 लोग अगर एक जगह खड़ा हो जाता है तो 10 लोगों में बहुत सारा अंतर होता है। किसी का बाल का रंग अलग होता है, किसी के आंखों का बनावट अलग होता है, किसी का स्किन का कलर कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। अलग अलग तरह का गुण धर्म कैरेक्टर जो है हम लोग मनुष्य प्रजाति में भी देखने को मिलता है। गाय को भी हम लोग खड़ा करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह का वेरिएशन दिखता है, कुत्ता में भी दिखता है, बिल्ली में भी दिखता है। यानी एमोंग द स्पीसीज एक ही कैरेक्टर अलग अलग दिखता है, उसमें विभिन्नताएं आती है,
उसमें जो है वो चेंजेज होता है, डिफरेंसेस होता है, जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो द वेरिएशन को डिफाइन इसीलिए किया गया कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर, जो हमारा गुण है उसमें अंतर होना। मनुष्य में अगर हम लोग ह्यूमन है, एक आदमी है तो बहुत सारे आदमी, 10 आदमी हो गए तो उसमें अंतर हो जाएगा। सो वही बोल रहा है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। जैसे किसी, मान लीजिए हमारे आंखों का रंग ब्लैक है, आंखों का रंग का जो पुतली होता है उसका कलर काला है, किसी का भूरा रंग का होता है, किसी का बिल्ली के जैसा आंख होता है, किसी का नीला कलर का होता है, किसी का बाल कर्ली होता है, किसी का बाल स्ट्रेट होता है। तो अलग अलग डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। वो आगे भी हम लोग देख लेंगे। तो उसी से रिलेटेड था जेनेटिक्स। अब वेरिएशन जो होता है, जैसे यहां पर डिफाइन किया गया है कि जो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। एग्जांपल है, जैसे बहुत लोगों का अटैच्ड ईयर लोब रहता है, यहां से यहां अटैच्ड रहता है, बहुत लोगों का ये झूलते रहता है, फ्री रहता है। तो अटैच्ड ईयर लोब्स एंड फ्री ईयर लोब्स जो है वो वेरिएशन का एग्जांपल है। उसके बाद कलर ऑफ आईज, बहुत लोगों का कलर ऑफ आईज किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है। ये जो है वो अलग अलग कलर का होता है। इसको ब्राउन कर दीजिए, यहाँ पर एन छूट गया है, इसको एन हम लोग लगा देते हैं। ब्राउन है, किसी का काले रंग का आंखों का रंग है, किसी का नीला है, ऐश्वर्या राय का नीले कलर का आंख होती है, बहुत ब्यूटीफुल उनका आई है, ब्लू कलर का है, जो एक उनको इंडिविजुअल के बीच में अंतर बनाता है, डिफरेंसेस पैदा करता है। एक ही मनुष्य प्रजाति में औरतों में मर्दों में अंतर दिखलाता है, वही वेरिएशन है। स्ट्रेट थंब, जैसे किसी का ये अंगूठा सीधा है, जैसे किसी का अंगूठा देखते एकदम ये मुड़ा हुआ ऐसे रहता है, उसका अपने से नहीं डेवलप किया, उसका बायबॉर्न इस तरह से मुड़ा हुआ उसका अंगूठा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिल चिकर्स थंब। हिल चिकर्स थंब उसको हम लोग बोलते हैं। किसी एकदम ये, किसी एकदम सीधे ऐसे है, किसी एकदम ऐसे मुड़ा हुआ एकदम रहेगा, वो एकदम ऐसे टर्न किया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग हिल चिकर्स थंब कहते हैं। स्ट्रेट थंब एंड हिल चिकर्स थंब आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ वेरिएशंस। और स्किन का कलर है, बहुत सारी चीजों में अंतर लोगों को होता है, नोज का बनावट है, तो ये वेरिएशन है अमंग द स्पीसीज होता है। डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। लेकिन जो वेरिएशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज मोर देन द एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनता है, एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म बनता है, जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में और प्लांट में, बैक्टीरिया में होता है, उसमें डिफरेंसेस बहुत कम होता है, तो वेरिएशन उसमें बहुत कम आता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स रहते हैं, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहता है, फादर अलग रहता है, मदर अलग रहता है, दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है, तो व्हेन द कैरेक्टर गेट मिक्स तो डिफरेंसेस पैदा होता है। क्यों होता है ये भी हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि डीएनए के कारण होता है। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस ही फ्यूज करता है मेल का और फीमेल का, यानी एग का और स्पर्म का। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर आता है वो डीएनए में चेंजेस के कारण होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब होता है, जाइगोट बनता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है। और एक कॉपी बनाता है डीएनए आपका क्या है कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर अगर ये डीएनए है तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बन जाएगी, और ये एग्जैक्ट कॉपी जो है जब बनता है उसी को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्ट कॉपी बनता है, लेकिन वो प्रक्रिया जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें कुछ एरर आ जाता है। हम लोग भी बहुत सारी चीजें करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के कारण जो है उसमें चेंज आ जाता है और वेरिएशन होता है। कभी कभी मिस्टेक ज्यादा होता है तो लोगों के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है। एक ही माता पिता के दो संतान अलग अलग दिखते हैं, उनमें अलग अलग तरह का वेरिएशन आता है, ड्यू टू डीएनए कॉपिंग होने के कारण कैरेक्टर जो है वो चेंज करता है और वेरिएशन आता है। तो समझ गए, ये वेरिएशन का मुख्य कारण है। और वेरिएशन होने के कारण ऑर्गेनिज्म को बहुत बेनिफिट होता है। किसी को देखते हैं उंगलियां अधिक होती है, किसी को आप देखते हैं कि उसका इस तरह का थंब है, किसी का ईयर लोब अलग है, कोई अधिक हाइट का है, कोई स्ट्रॉन्ग मसल बनाया है, तो उसके कारण उसको बहुत फायदा भी होता है। कोई लंबी हाइट का है तो बहुत सारी जगह पर उसको फायदा होता है। तो एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशंस इन इंडिविजुअल्स जो होता है वो वेरिएशन का बहुत मुख्य रोल है कि इट ब्रिंग्स एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल को आप वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में, या किसी
जगह पर उसको उसके एडाप्ट करने में उसको फायदा होता है। इसका बहुत बेहतर एग्जांपल जैसे मॉस्किटो है या बैक्टीरिया है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसा अभी 25 डिग्री 30 डिग्री है, तो बैक्टीरिया जो है अपने अंदर चेंज लाता है और वेरिएशन आता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50-55 डिग्री होने पर भी कर लो टेम्परेचर ज़्यादा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपने अंदर चेंज कर लिया, अब हम उस टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, तो वो उस टेम्परेचर में भी रह लेगा और उसके कारण उसको फायदा हो जाएगा। तो इंडिविजुअल में वेरिएशन होने के कारण वो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अपने आप को एडेप्ट कर लेता है और इसके कारण इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल। उसके अधिक टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, सर्वाइवल एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू ए स्पीसीज, और उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो वेरिएशन उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा और वो स्टेबल होकर के स्पीसीज और आगे की ओर और अच्छी तरह से एडेप्ट करके बढ़ेगा। तो ये वेरिएशन का बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद है कि वेरिएशन जब धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते जाता है, नए इंडिविजुअल बनते हैं, उसमें वेरिएशन आता है और वेरिएशन आने के कारण जब वो एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज होने के कारण वो एक नया इंडिविजुअल का भी निर्माण होता है, नई स्पीसीज का निर्माण होता है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। वो तो पोर्शन कटा है लेकिन वही इवोल्यूशन है। इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और नए स्पीसीज का बेसिस का ये आधार बनता है, नए स्पीसीज का निर्माण का भी इवोल्यूशन करवाता है ये वेरिएशन। तो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, जैसे भी आएगा आपको लिखना है कि एडेप्टेशन होता है और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आंसर वही होगा। हम लोग देखते हैं अब जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग को टर्म जेनेटिक्स के बारे में भी समझना था। तो जेनेटिक्स जो होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द heredity and variation is known as genetics. The term genetics was first coined by William Bateson in 1906. वैसे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, लेकिन जेनेटिक्स टर्म की सबसे पहले खोज जो है वो विलियम बैटसन ने 1906 में किया था। आफ्टर मेंडल के बाद जो उन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल G.J. मेंडल जो है इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज मेंडल्स पी प्लांट, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिया था, इसीलिए उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, उनके कंट्रीब्यूशन ही इतने थे जेनेटिक्स में जिसके कारण उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पीसियम सैटिवम, यानी उसका जो है बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है पीसियम सैटिवम। पीसियम जो है वो जीनस नेम है और सैटिवम जो है वो स्पीसीज नेम है। तो पी प्लांट पीसियम सैटिवम एक्सपेरिमेंट्स किया था मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बिटवीन 1856 टू 1863। लगभग 7 वर्षों तक एक लंबा पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था। From 1856 to 1863, established many of the rules of heredity, now referred to as the laws of Mendelian inheritance, जिसको मेंडल ने बहुत सारा रूल्स दिया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉज ऑफ जेनेटिक्स वही कहलाता है। मेंडल और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी उसको हम लोग बोलते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिया था जो आगे हम लोग करेंगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक टर्म आता है एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी कैरेक्टर। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? जो हम खुद अर्जित करते हैं, और एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो वंशानुगत है, जो हमको अपने माता पिता से मिलता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। एक्वायर्ड का मतलब जो हमने अपने जीवन काल के दौरान हमने अर्जित किया, जैसे हमने कोई बहुत अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज गेन किया, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, तो हमने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट, एक नॉलेज गेन किया। या कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो जिम में जाकर के अपने मसल्स बनाए, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा मसल्स बनाया, एक्वायरिंग मसल्स बनाया वो, और मसल एक्वायर करके, मसल ग्रोन अप करके वो बहुत ख्याति प्राप्त किया, कोई मेडल जीता। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये मसल उसके बेटे में भी आ जाएगा, उसके संतान में भी जाएगा। ये तो स्वयं को उसने अर्जित किया है,
उसमें कोई जीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो जो कैरेक्टर है, वो जो ट्रेड्स है, वो उसका एक्वायर्ड है, उसका स्वयं का अर्जित किया हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट नहीं होगा, उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको बाय बर्थ नहीं मिला है। लेकिन जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, वो हमारा वंशानुगत है। जैसे हमारा जो बालों का कलर जो है, या मेरा कर्ली हेयर है जो मेरे पिता का भी है तो उससे हमको मिला है, या मेरी आंखों का रंग है, या हमारी हाइट है, या स्किन का कलर है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमको माता पिता से मिलती है, बाय बर्थ हमको वो मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो इसको हम लोग देखते हैं, बेसिक डिफरेंस है। दोज ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। अपने जीवन काल के दौरान उसने अपना डेवलपमेंट किया, अच्छी पढ़ाई की, अच्छा नॉलेज गेन किया, अच्छा वर्जिश किया, कसरत किया, तो बॉडी बिल्डिंग, एक्वायर्ड मसल्स किया, तो ये आएगा एक्वायर्ड ट्रेड्स। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? दोज ट्रेड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। बर्थ से उसको मिला था, जन्म से ही माता पिता से मिला था, वो इनहेरिटेड ट्रेड्स है। एक्वायर्ड ट्रेड्स में और क्या है? दिस ट्रेड्स आर रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन अदर देन रिप्रोडक्टिव इशू। ये रिप्रोडक्टिव इशू के कारण कोई चेंज नहीं हुआ है, ये आदमी व्यक्ति अपने अंदर खुद से ड्यू कोर्स लाइफ टाइम में अपने अंदर चेंज डेवलप किया है, तो वो परिस्थिति बस या किसी कारण से चेंज किया है, तो वो है एक्वायर्ड ट्रेड्स। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? दिस ट्रेड्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान डीएनए में चेंज होता है, और चेंज होने के कारण जो है वो कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबल है जीन, और वो इनहेरिटेड ट्रेड्स लाता है। These traits cannot be passed or inherited onto the progeny, offspring, generation after generation. ये ट्रेड्स चूंकि जीन में बदलाव ही नहीं है, इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, व्यक्ति स्वयं अर्जित कर रहा है, एक्सटर्नल उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास नहीं होगा, यानी माता पिता से उसके ऑफस्प्रिंग संतान पर नहीं जाएगा। जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स, दिस ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड इन द प्रोजेनी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये माता पिता से उसके संतान को प्राप्त होगा, ट्रांसफर होगा, तो वो इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाएगा। जो नहीं ट्रांसफर होगा वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होगा। फॉर एग्जांपल, पियर्स्ड ईयर, लार्ज मसल कोई बनाया, मसल साइज हो गया, एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब उसने अपने ड्यू कोर्स अपने लाइफ टाइम में किया। जबकि कलर ऑफ आईज आपको अपने माता पिता से मिला, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर, और बहुत सारी चीजें जो है आपको अपने माता पिता से मिलती है, जो कि इनहेरिटेड ट्रेड्स है। तो ये दो थे एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में डिफरेंस। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमको करना है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, तो उन सभी वर्ड्स को हम लोग क्लियर करके, जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में यूज होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ड्स यूज होता है डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोजोम्स, ये आएगा। फिर जीन्स के बारे में देखेंगे, फिर एलील क्या है ये देखेंगे, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्या है ये देखेंगे हम लोग, डोमिनेंट एलील क्या है, डोमिनेंट ट्रेड्स क्या है, रिसेसिव ट्रेड्स या रिसेसिव एलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। इतने सारे रिलेटेड टर्म्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है डीएनए, और फिर क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। इसको थोड़ा अच्छी ढंग से समझ लीजिए, ये अक्सर जो है आपको पूछा जाता है। तो डीएनए, और इसमें मिसकंसेप्शन भी लोगों को होता है, तो मिसकंसेप्शन नहीं करना है। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में भी समझना है। सबसे पहले तो समझिए कि ये तीनों चीज जो है वो क्रोमोसोम्स से ही आएगा। क्रोमोसोम्स आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे ये एक सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर्स। और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि 23 जो होता है वो मेल का होता है, और 23 जो होता है वो फीमेल का होता है, यानी आपको पेरेंट्स से मिलता है। तो आधा आधा पार्ट जो है आपको फादर और मदर दोनों से आता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो शेयरिंग ऑफ गैमेट्स होता है, यानी गैमेट्स का जो है वो शेयरिंग होता है, मिक्सिंग होता है कैरेक्टर का। तो 23 मिलते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एवरी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। अब ये क्रोमोसोम जो है वो धागे के नुमा आकृति होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए का।
डीएनए जैसा कि आप देख रहे हैं, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी 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 से हुआ डीऑक्सीराइबो, एन से हुआ न्यूक्लिक और ए से हुआ एसिड। तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आप डीएनए को देखते हैं, दो लेटर लाइक स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जो होता है, जैसे अगर आप क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोजोम जो है हर एक व्यक्ति के एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, वही क्रोमोजोम डीएनए है, वो 2 से 2.5 मीटर लंबा होता है। तो लंबा धागेनुमा आकृति को हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। और जब 2 से 2.5 मीटर का खुला हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्म में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जब वो रहेगा तो उसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए क्या है? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस विच कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। और हमको ये डीएनए अपने माता पिता से मिलता है, इसलिए हमारा जो कैरेक्टर है वो हमको अपने माता पिता से मिलता है, हमारे माता पिता से मिलता जुलता होता है, क्योंकि डीएनए ही कैरी करके लाता है सारे इंफॉर्मेशन को अबाउट आवर कैरेक्टर। जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर है, जैसे हमारे बालों का रंग है, बालों की बनावट है, आंखों का कलर है, स्किन का कलर है, नोज का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें जो हमारा कैरेक्टर है उस सभी को डीएनए ही कैरी करके ले आता है। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस विच कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डीएनए। और ये डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से मिल करके मतलब कहलाता है। और डीएनए जो होता है उसका लेंथ जो होता है, प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए होता है, उसका लेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ सिंगल डीएनए इज 2 to 2.5 मीटर लॉन्ग इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इसको अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम समझ लीजिए तो सारी चीज समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं कि ये डीएनए जो है स्कैटर्ड फॉर्म में है। स्कैटर्ड फॉर्म में मतलब ये बिखरा हुआ है। तो ये बिखरे हुए डीएनए को जब हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं, ये क्रोमेटिन के रूप में स्टार्टिंग में रहता है। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट न्यूक्लियस, ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स होकर के क्रोमोसोम के रूप में जो एक दूसरे में लपेटा हुआ और स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरा हुआ रूप में जो क्रोमोसोम का प्रतिरूप शुरू में पाया जाता है उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और जब ये सेल डिवाइड करना शुरू करता है, प्रत्येक सेल डिवाइड करता है, व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग दिस क्रोमेटिन मटेरियल, जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, which is present inside the nucleus of the cell, starts कॉइलिंग, वो कॉइल करना शुरू कर देता है। जो वहां पर कंडेंस्ड फॉर्म में था, मतलब जो एक दूसरे में बिखरा हुआ रूप में, ऐसे लपेटे हुए रूप में था, ये क्या करता है कि ये कॉइल करना शुरू कर देता है। कॉइलिंग 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 कॉइलिंग, ये सेल डिवीजन के दौरान ये कॉइल करने लगता है। पूरा ये कॉइलिंग है, आप देख रहे हैं कि ये कॉइलिंग करते लगता है। और इस तरह से जो है आपका ये इसका 2 रूप में ये बटा हुआ फॉर्म में आपको यहां पर दिखता है, जो कि क्रोमेटिन चेंजेज इनटू क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम बन जाता है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, सेल जब डिवाइड करना शुरू करता है उस समय आप क्रोमोसोम को देख पाएंगे। और इस तरह से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अरेंज फॉर्म में, कॉइलिंग फॉर्म में जो रहता है और इसके ऊपर अरेंज रहता है, तो ये क्रोमोसोम 2 चीज से मिलकर बना है, एक डीएनए। तो ये जो आप कॉइलिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा डीएनए है, जो लंबा 2 से 2.5 मीटर का स्ट्रक्चर है, इसी का एक सेगमेंट, एक हिस्सा जो है ये डीएनए हो गया, ये क्रोमोसोम का पार्ट में। और इसके ऊपर जो है इसको बांधे हुआ रहता है। जैसे कोई महिला जो है अपने बालों को खुला कर देगी तो खुला रूप में वो क्रोमोसोम हो गया, वो डीएनए हो गया। लेकिन उसको एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर में बाइंड करने के लिए वो क्या लगाएगी, वो रबर बैंड लगाएगी, हेयर बैंड लगाएगी, बहुत तरह का स्ट्रक्चर में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन, उसमें एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन विच बाइंड्स द डीएनए। सो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। उस बिखरे हुए रूप को, फैले हुए रूप को प्रोटीन जो है जगह जगह बाइंड करके रखता है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। और डीएनए और प्रोटीन से मिलके ये पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो पूरा ये लंबा सा आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम हुआ, जो कि पेयर में होता है। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर हुआ। और ये 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में होता है, व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। उस प्रोटीन का एक पार्ट है, एग्जांपल है हिस्टोन प्रोटीन, इज आल्सो वन ऑफ द प्रोटीन व्हिच बाइंड्स द क्रोमोसोम व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम एंड व्हिच बाइंड्स द डीएनए एंड प्रोटीन बाइंड करके क्रोमोसोम बनाता है। तो यही लिखा हुआ है क्रोमोसोम में हाईली कॉइल्ड, जब यहां से कंडेंस्ड फॉर्म में जब कॉइल हो जाएगा
एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, तो वो डीएनए का जो प्रतिमूर्ति जो बनेगा कंडेंस्ड फॉर्म, वो क्रोमोजोम्स होगा। और क्रोमोजोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आप किसी और समय में नहीं देख पाएंगे, जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है उसी समय हम लोग क्रोमोजोम को देखते हैं। और ये कंडेंस्ड फॉर्म जो क्रोमेटिन का वो चेंज करके क्वाइलिन फॉर्म में बनाता है, वो क्रोमोजोम बनता है। उसी का एक पार्ट जो है वो डीएनए है और इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो बाइंड करके रखता है। तो बेसिकली जो बिखरा हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में जो क्रोमोजोम रहता है शुरू में, उसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और वो जब सेल डिवाइड करता है तो वो क्वाइड होकर के चेंज करके स्कैटर्ड फॉर्म जो बिखरा हुआ है वो क्रोमेटिन चेंज करके क्वाइड फॉर्म में बनाता है, वो क्रोमोजोम होता है। उसी का एक हिस्सा जो बनता है वो डीएनए होता है। उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो डीएनए और प्रोटीन मिलके पूरा क्रोमोजोम कहलाता है। और एक लेंथ सेल के अंदर डीएनए का लेंथ 2 से 2.5 मीटर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम्स हम लोग समझ गए। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस के अंदर आता है। जब ये डिवाइड करना शुरू करता है सेल, तो ये कॉइल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। और इसी का एक सेगमेंटेड फॉर्म में एक हिस्सा जो होता है वो डीएनए होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बाइंड करके, जिसको बाइंड करके प्रोटीन रखते हैं। तो क्रोमोजोम अगर आपको पूछता है तो किससे मिलकर बना है, तो क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। और ये सेल डिवाइड होता है उसी समय दिखता है। डीएनए जो है हमारा बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, जो सभी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स को लेकर के रखता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है। उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं, तो वो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग को, उसको डॉटर को जाएगा, उसके प्रोजेनी को जाएगा। और यही कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन लेकर के डीएनए पास आउट होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब हम लोग देखते हैं जीन्स क्या है। तो जीन्स जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये डीएनए है। तो डीएनए के ऊपर जीन अरेंज होता है, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी और बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। माने वही हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होता है। अनुवांशिकता की इकाई जीन होता है। जो इस डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन कैरी करके ले गया है, वो एक्चुअली जीन कैरी करता है, जो उस डीएनए के ऊपर पाया जाता है। ये अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए यहाँ ब्लू कलर से देखना में बनाया है, एक एरो इधर, एक एरो इधर, इधर से बनाया है। इसके ऊपर जो है आपका जीन जो है वो सीक्वेंसली मतलब अरेंज रहता है, और एक एक हिस्से में अरेंज होकर के वो बहुत सारा हिस्सा बनाता है, जो बहुत सारे कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बहुत सारे कैरेक्टर का वाहक होता है। उसी कैरेक्टर को इंफॉर्मेशन को कैरी करके बाद में अपना डीएनए लेके जाता है उस जीन के माध्यम से। जैसे यहां पर जो आप देख रहे हैं एक सेगमेंट में जो आपका ये जीन है, ये जीन क्या है, ये आपका हो सकता है कि ये कलर ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डीएनए के सेगमेंट में जो जीन होता है ये कलर ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये इस तरह से और भी बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये हमारे इसमें आप देख रहे हैं क्या है कि जीन इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का हिस्सा है जो उसके ऊपर पाया जाता है, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर ए सेलुलर कैरेक्टर। सो जीन्स फॉर ये हो सकता है कलर ऑफ आई के लिए है। यहां पर जो जीन आपको बनाया हो सकता है कलर ऑफ योर ब्लड ग्रुप के लिए हो। उसी तरह हो सकता है जीन फॉर स्किन कलर के लिए हो सकता है। एंड दिस सेगमेंट का जो हिस्सा है वो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर। तो जीन इज बेसिकली द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सेलुलर कैरेक्टर and which carry the information for a cellular character, and gene is the unit of heredity। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी को हम लोग जीन को बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और वो डीएनए का एक सेगमेंट है। तो इस तरह से हम लोग जीन कर लिए। उसके बाद जो अब हम लोग करेंगे वो है अलील, फिर डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड को देखते हैं। तो आगे हम लोग करेंगे अलील के बारे में कि अलील क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं अलील क्या है। अलील जो होता है वो हम लोग जीन्स को ही अलील बोलते हैं, कोई दूसरा चीज ये नहीं है। लेकिन इसको अच्छा से समझिएगा कि अलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोजोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। अगर किसी के आंखों का कलर नीला है, ब्लू कलर का है, या अगर किसी की आंखों का कलर ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है, तो उसको पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग अलील्स कहते हैं। उसमें से दो होता है, एक अल्टरनेट जो होता है वो दो होता है, दो जीन्स मिलके कंट्रोल करेगा, उसी को हम लोग अलील कहेंगे। इसमें अगर आप इसको समझिए कि जैसे अगर कोई लड़का है
उसको जो दो क्रोमोजोम मिलेगा, यानी एक पेयर क्रोमोजोम मिलेगा, वो एक उसको मेल पेरेंट से मिलेगा यानी उसके फादर से मिलेगा जो कि पैटर्नल होगा, और एक फीमेल पेरेंट से मिलेगा यानी उसकी मदर से मिलेगा जो कि मैटरनल होगा। तो अगर मान लीजिए एक लड़का है, उसका आंखों का कलर जो है कैसा होगा ये निर्धारित कर देगा उसका एलील्स। तो मान लीजिए उसके पिताजी के आंखों का कलर ब्राउन है, उनसे जो कैरेक्टर उसके क्रोमोजोम पर आया है 15वें नंबर का क्रोमोजोम होता है, जो आपको हमने बताया था कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होते हैं 23 क्रोमोजोम्स, 23 पेयर्स, उन 23 क्रोमोजोम्स पर जो जीन्स जो है वो अरेंज होता है, और जीन्स जो अरेंज होता है वो सिक्वेंसली अरेंज होता है, और पर्टिकुलर जीन जो होता है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 15वें नंबर का जो 1 2 3 4 ऐसे करते हम लोग, जो 15वें नंबर का जीन ऐसा देखा गया है कि जब हम जाते हैं वो हमारी आंखों के कलर को रिप्रेजेंट करता है या उसको कंट्रोल करता है। तो ये 15वें नंबर पर जीन जो है वो पेयर ऑफ एलील्स है, एक जीन पेयर ऑफ जीन्स है। इसमें एक पेयर जो है वो मेल पेरेंट का है, दूसरा पेयर जो है वो फीमेल पेरेंट का है। अब आंखों का कलर जो है पिताजी का ब्राउन है, तो ब्राउन पे वाला जो क्रोमोजोम है वो ब्राउन कलर लेकर के आया उस बच्चे के ऊपर, यानी ब्राउन क्रोमोजोम आया, और माता से जो है वो ब्लू आई कलर जीन वाला क्रोमोजोम जो आया, यानी यहां पर ये आया। अब दोनों मिल करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके आंखों का कलर कैसा होगा उस बच्चे का जो उसके पेरेंट्स से मिला है। तो आप कहेंगे कि तो पेरेंट्स से तो दोनों कलर मिला है, उसको ब्लू भी मिला है, उसको ब्राउन भी मिला है। माँ ने उसको ब्लू दिया है और पिता ने उसको ब्राउन कलर दिया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एक अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट मतलब एक दूसरा ब्लू है, एक दूसरा आपका ब्राउन है, इसी अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग एलील कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि होता है दोनों बेसिकली एक ही, दोनों तो बेसिकली जो है वो जीन ही है, लेकिन उसमें एक ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आपको ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जैसे हम मान लीजिए कि हमने एक गाड़ी लिया, मान लीजिए हमने टाटा का पंच लिया, तो टाटा का पंच जो है टाटा गाड़ी है उसमें बहुत सारा वेरिएंट बनाता है, मतलब उसका एक मॉडल जो है टाटा पंच का, कोई जो है इकोनॉमिक मोड में बनता है, कोई उसका नॉर्मल वर्जन बनता है। तो बेसिकली वो टाटा पंच ही, लेकिन उसका दो वर्जन हमारे पास है। उसी तरह एलिल्स होता है, दोनों तो बेसिकली वही है लेकिन उसका दो वर्जन है, एक ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक जो है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी सेम कंपोनेंट के दो वर्जन को हम लोग एलिल्स कहते हैं। तो ये एलिल्स जो है, ये एलिल्स जो है वो मेल का है, ये एलिल जो है वो फीमेल का है, और उसके कारण जो है अब ये आपको लगेगा कि भाई इसका फिर बच्चा जो हुआ ब्राउन और ब्लू दोनों कलर मिला आंखों का कलर, तो उसकी आंखों का कलर कैसा होगा? तो उसकी आंखों का कलर ये निर्धारित होगा, वो निर्धारित करेगा जो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा टर्म्स रिलेटेड है कि डोमिनेंट और रेसेसिव कौन है। तो डोमिनेंट वाला जो ट्रेट्स होगा, यानी जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा और जो इस रेसेसिव वाले को दबा देगा, यानी कि ब्राउन कलर अगर आपको दिखता है, उसकी आंखों का कलर, बच्चे का आंखों का कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो गया, मतलब पेरेंट्स में जो ब्राउन कलर था वो मेल का था, यानी उसके फादर का था, और फादर का कलर ही वो डोमिनेंट था, जिसके कारण वो उसके ऊपर गया और उस बच्चे का कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो गया। ऑल्दो ये भी समझना आपको कि ब्लू कलर भी वहां पर था, लेकिन ब्लू कलर जो है वो ब्राउन कलर के कारण छिप गया, वो वहां उपस्थित है लेकिन ब्राउन कलर इतना स्ट्रांग है, डोमिनेंट है कि उसको वो दबा दे रहा है और ब्लू कलर वाला दिख नहीं रहा है, जिसके कारण ओवरऑल जो आंखों का कलर जो उसका हुआ है वो ब्राउन कलर का हो गया है, ड्यू टू डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट ट्रेट के कारण, डोमिनेंट एलील्स के कारण। तो इसी को हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। और दूसरे वाला पार्ट को जो अपना रिफ्लेक्शन ऑल्दो प्रेजेंट होते हुए भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखला पाता है, अपनी उपस्थिति को नहीं दर्ज कर पाता है, तो उसको हम लोग रेसेसिव कहते हैं। और रेसेसिव कैरेक्टर को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जनरली हम लोग हेरिडिटी में स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने ब्राउन कलर जो है वो डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल बी से दर्शाया है आंखों का कलर, और ये ब्लू कलर जो है वो रेसेसिव है, इसलिए इसको हमने स्मॉल बी से, स्मॉल लेटर से दर्शाया है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा डोमिनेंट जीन और रेसेसिव एलील को, या डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स को भी देखते हैं। तो डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील्स।
दो एलील्स जो वहां पर उपस्थित है उनमें जो अल्टरनेट स्ट्रॉन्गर वन वाला होता है उसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, और स्ट्रॉन्गर वन वाला डोमिनेंट जी ही रिफ्लेक्ट करता है, रिसेसिव तो छुप जाता है। और रिसेसिव एलील वो है जो वीकर वन है फ्रॉम द टू एलील्स। और डोमिनेंट एलील्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स whereas the recessive alleles are denoted by small letters। दोनों को डिफरेंट करके हम लोग स्मॉल और कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया डोमिनेंट ट्रेट्स, दूसरा हो गया रिसेसिव ट्रेट्स, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। एक आता है एलील्स भी हम लोग कर ही लिया कि अलग अलग वेरिएंट है, एक ही चीज है लेकिन अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है, और जिसके कारण वो बेसिकली जीन ही है लेकिन अलग अलग वेरिएंट में, एक मेल का है, एक फीमेल का, एक ब्राउन कलर के लिए एक और एक ब्लू कलर के लिए है, यानी कि कलर ऑफ द आई के लिए दो पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग एलील्स कहते हैं। तो स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है और पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। दोनों तो मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कलर ऑफ द आई। ऐसा नहीं है कि ब्राउन कलर है तो सिर्फ ब्राउन वाला ही जीन होने के कारण एक ही एलील से ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, दोनों मिलकर के उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन जो डोमिनेंट होगा उसके कारण उस शो करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो एलील उस दूसरे वाले एलील को दबा देगा। यानी कि ब्राउन वाला जो था वो ब्लू वाले को दबा दिया, और ब्राउन चूंकि स्ट्रॉन्गर था, डोमिनेंट था, इसलिए वही दिखा। ऑल्दो ब्लू प्रेजेंट भी था तो अपनी उपस्थिति उस ब्राउन वाले के कारण दिखा नहीं पाया, और ब्राउन वाला डोमिनेंट होने के कारण ही कलर ऑफ द आई ब्राउन हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग का, उसके बाद है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जो होता है वो क्रोमोसोम के सेंस में ही होता है कि अगर क्रोमोसोम जो होता है वो 2n हो, यानी कहने का मतलब कि उसमें 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ये 2n है और ये n है, हैप्लॉयड यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो कह रहा है कि डिप्लॉयड होगा 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होगा। जैसे ये 1 का 2 कॉपी है, सेकंड क्रोमोसोम है तो 2 इसका दूसरी कॉपी है, तो इसी तरह 3 होगा तो उसका भी 2 कॉपी होगा। जबकि हैप्लॉयड होता है सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक कॉपी होता है। अगर हमारे अंदर, हम लोग के ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है तो 23 ही इसमें होगा, यानी एक एक कॉपी, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक एक कॉपी होगा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होगा, इसलिए ये 46 होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में 46 क्रोमोसोम होता है, एकदम कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, और हैप्लॉयड में आधा क्रोमोसोम, हाफ नंबर होता है, इसलिए इसको हैप्लॉयड यानी हाफ बोलते हैं। और इसमें 23 ही क्रोमोसोम होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम का एक एक सिंगल कॉपी होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 23 होगा। तो इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, ऑल सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो हैव डिप्लॉयड सेल्स। सोमेटिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके, यानी स्पर्म और एग, जो मेल में स्पर्म है, फीमेल में एग है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उन्हीं के अंदर की सेल्स को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग सोमेटिक सेल्स कहते हैं। जैसे लीवर का सेल, ब्लड का सेल, हैंड का सेल, माउथ का सेल, नोज का सेल, बाकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स होती हैं, और उनमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, यानी कंप्लीट 46 क्रोमोसोम होता है। तो all somatic cells of human beings have diploid cells which are not involved in sexual reproduction, और सेक्स सेल को छोड़ करके उनको हम लोग सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। एग्जांपल लिवर सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, आई सेल्स, ईयर सेल्स, जो भी बाकी होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सोमेटिक सेल्स होता है, वो डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46 होता है इसमें, एंड आर ऑलवेज इन पेयर्स, सो दे हैव अ 23 पेयर्स। उसके बाद जो अगर हम लोग हैप्लॉयड की बात करें तो हैप्लॉयड में जो होता है वो गैमेट सेल्स में ही ये पाया जाता है। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन और जर्म सेल्स, दे आर ओनली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्टिव सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है यानी कि जनन कोशिकाएं जो होती है, उन्हीं में जो है वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि जब फ्यूजन होगा गैमेट का, यानी मेल और फीमेल गैमेट का, तो 23 क्रोमोसोम मिलेगा, तभी जाकर वो 46 जाइगोट में बनेगा। अगर पहले से 46 होगा और 46 मिलेगा तो 92 हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल में यानी जर्म सेल में या गैमेट सेल में या सेक्स सेल में जो होता है वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अलग अलग यहां पर आप देख रहे हैं, अलग अलग सेट होता है, 1 2 3 4 23 होगा। सो द गैमेट सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द सेल्स which are involved in reproduction are haploid। वही लिखा हुआ है, मेल गैमेट स्पर्म सेल्स एंड फीमेल गैमेट एग और ओवम सेल होता है, आर हैप्लॉयड। दे हैव टोटल 23 क्रोमोसोम्स होता है, टोटल 23 होता है।
जबकि डिप्लॉयड में 46 होता है, 23 पेयर होता है। तो वो कंप्लीट सेट होता है, इसमें हाफ सेट होता है। और डोमिनेंट और एलील का तो हमने बता ही दिया। तो ये जो था आपका ये पूरा, हम लोग अब आगे करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हेट्रोजाइगस के बारे में हम लोग देखते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो होता है वो जीन्स के प्रेजेंस के आधार पर दिया गया। होमोजाइगस का मतलब है सेम काइंड ऑफ या सेम पेयर ऑफ जीन्स है। जैसे यहाँ कैपिटल टी टी है और यहाँ पर भी होमोजाइगस में स्मॉल टी टी है, तो ये सेम पेयर ऑफ जीन्स होगा, एक जैसा होगा, तो उसको हम लोग होमोजाइगस कहेंगे। और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन का जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। जैसे यहाँ डोमिनेंट तो हम जानते हैं, कैपिटल टी को मेंडल ने दिया था कि कैपिटल लेटर से हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाएंगे। तो कैपिटल टी टी जो हुआ वो होमोजाइगस हुआ एक जैसा और डोमिनेंट हुआ, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है ये। इसको हम लोग प्योर कंडीशन भी बोलते हैं। ये प्योर है, कंप्लीट है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। उसके बाद है हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक बड़ा एक छोटा होगा, मिक्स टाइप का होगा, जिसको हाइब्रिड कहते हैं। और होमोजाइगस रिसेसिव में तो स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल टी टी जो होगा, जैसे हाइट ऑफ द पी प्लांट को हम लोग लेते हैं तो प्लांट का हाइट जो होता है वो डोमिनेंट कैपिटल टी है, रिसेसिव स्मॉल टी है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो स्मॉल टी टी है, ये ड्वार्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट को दर्शाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था और कैपिटल टी तो टॉल था ही ये। उसके बाद हम लोग के पास दो चीज और है जो हम लोगों ने टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी में देखना था, वो था जीनोटाइप फिनोटाइप, और उसके बाद बचा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बेसिकली जो है, जीनोटाइप जो होता है वो प्लांट के जीन से रिलेटेड होता है। प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल कैरेक्टर को दर्शाता है, इंटरनल ट्रेट्स को दर्शाता है, जिसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो उस जैसे हम लोग यहाँ टॉल, अगर प्लांट की हाइट को देखें तो टॉल प्लांट है, एक टॉल प्लांट है, तो उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों टॉल है। ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। और ड्वार्फ जो होगा उसके लिए जीनोटाइप है स्मॉल टी टी, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ है। उसके बाद अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करें तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर को, एक्सटर्नल ट्रेट्स को दर्शाता है। Phenotype is the appearance that is external of an organism or observable physical traits, जो बाहर से हमको दिखलाई पड़ता है और जिसके लिए जो जेनेटिक सीक्वेंस के कारण जो लक्षण बाहर से परिलक्षित होता है, जो एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर है, उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। और जो इंटरनल कैरेक्टर है जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन का जो सेट हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जीनोटाइप को दर्शाता है। जैसे टॉल है तो उसके लिए कैपिटल टी टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ड्वार्फ है तो उसके लिए स्मॉल टी टी है। और यहाँ फिनोटाइप में वो टॉल दिखता है और वो ड्वार्फ दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील को जैसा हमने पहले बताया कि एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ कंडीशन। डोमिनेंट तो दोनों होगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी होगा, कैपिटल टी टी में भी होगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी में भी होगा। जबकि रिसेसिव एलील जो है वो एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, वो जब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है तो जब वो दोनों स्मॉल टी टी होगा तभी वो रिसेसिव वाला ट्रेट पूरा कंप्लीट जब होगा तभी वो आएगा, यानी कि वो होमोजाइगस होगा तभी। तो होमोजाइगस में रिसेसिव एलील है, एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन वन कंडीशन, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। स्मॉल टी टी में वो ड्वार्फ कैरेक्टर दिखेगा। उसके बाद जो है हमारे पास है ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, क्योंकि मेंडल ने जेनेटिक्स के फील्ड में, हेरिडिटी के फील्ड में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर था उसको उन्होंने दिया था कि कैसे कैरेक्टर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देने के कारण इनके कंट्रीब्यूशन इतने हुए जेनेटिक्स में, हेरिडिटी में, कि इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रिगर जोहान मेंडल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ये एक चर्च में पादरी थे। मेंडल was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है, यूरोपियन कंट्री, वियना में ये पढ़ने के लिए साइंस और मैथ गए थे। फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज जिल फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। कह रहा है कि ये टीचर बनना चाहते थे साइंस और मैथमेटिक्स के, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता था, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए जिसके कारण वो फेल हो गए।
फिर भी इनके उत्साह को, जो साइंटिफिक स्टडी करने का, जो साइंस के क्षेत्र में उनका जो स्टडी का जो उत्साह था, जो इनका इंथुजिज्म था, वो कम नहीं हुआ और ये आगे भी अपना स्टडी चालू रखे। फिर ये बाद में ही वेंट बैक टू हिज मॉनेस्ट्री, वो अपना मॉनेस्ट्री में वापस आ गए एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज, और मटर के पौधा उगाना शुरू किया। ये इस पर जो है मेनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पीज एंड अदर ऑर्गेनिम्स अर्लियर। इसके पहले, मेंडल के पहले भी बहुत सारे लोगों ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए, हेरिडिटी के को डील करने के लिए। तो मेंडल ने भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वाज द फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग पार्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। अब मेंडल वो पहले व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, मेंडल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स को मिला दिया, यानी इन्होंने जीव विज्ञान में, यानी बायोलॉजी में, साइंस में मैथमेटिक्स को मिलाया और ये कैलकुलेशन किया इन्होंने। और उसके लिए वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया और मटर के पौधे को बार बार लगाया, बार बार उसको जो है कि ग्रो करते थे और बार बार देखते थे कि क्या चेंज होता है। और इस तरह से उन्होंने काउंट किया और इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग पार्टिकुलर ट्रेट कैसे दिख रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन्होंने स्टडी किया एंड दिस हेल्प मेंडल टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के कारण मेंडल को ने कंक्लूजन निकालने में ये मदद किया और बाद में मेंडल ने उसी कंक्लूजन के आधार पर जो भी नियम हम लोग अभी पढ़ते हैं, आनुवांशिकता के नियम, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को जो हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी के जो नियम हैं, उन नियमों को मेंडल ने प्रतिपादित किया था अपने रेगुलर बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और उसको हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, दो तरह का क्रॉस जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है जिसमें सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है, मेंडल ने अपना पहला और दूसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ डोमिनेंस को दिया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम, जिसमें मेंडल ने सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। जैसे जो भी एक पेयर ऑफ कैरेक्टर ले सकता है, हाइट ऑफ द पी प्लांट या कलर ऑफ द पी प्लांट, तो कोई एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया था। इन हिज फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट एंड अ प्योर ब्रीड डॉर्फ प्लांट। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जिसमें हाइट ऑफ द स्टेम यानी पी प्लांट था, टॉलनेस और ड्वार्फ, दो तरह का उनको कैरेक्टर क्लियरली विजिबल था। इसमें यह समझना है। तो पेरेंट्स में आप देख रहे हैं जिसका फिनोटाइप यानी ये प्योर टॉल था, ये प्योर शॉर्ट था। जीनोटाइप अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल जिसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्योर टॉल जो था वो डोमिनेंट था, इसलिए कैपिटल टी लगाते हैं, और प्योर शॉर्ट जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर था, उसकी संख्या कम थी, वो प्रभावी नहीं था, उसको हम लोग स्मॉल टी से दर्शाते हैं। इससे जीनोटाइप हो गया ये, और गैमेट्स जो बना वो टी और टी बना। F1 जनरेशन में इनको क्रॉस कराया गया तो सारे टॉल प्लांट्स हुए, और वो हेट्रोजाइगस टॉल था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हेट्रोजाइगस था। इनको जो है बाद में इसको चूंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था तो सेल्फ क्रॉसिंग कराया गया, सेल्फिंग कराया गया, यानी कि फिर इसको सेकंड जनरेशन में ले गया मेंडल ने। तो F1 और F1 को क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में प्लांट मिला, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जो था टॉल उसको सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया, सेल्फिंग किया, तो इसमें कैपिटल टी मिला, इसमें स्मॉल टी मिला, गैमेट, और दोनों को हम लोग पुनेट स्क्वायर में, ये पुनेट स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं, और F स्टैंड्स फॉर फिलियल होता है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिलियल जनरेशन। तो पहले जनरेशन में सारे टॉल मिले थे, उनको फिर पुनः क्रॉस कराया गया, सेल्फ कराया गया, तो टी और टी को क्रॉस कराया गया तो टॉल मिला, टी मिला, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल मिला, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मिला, और स्मॉल टी मिला। दो गैमेट आप यहाँ पर रखिए, एक ये मेल है और एक फीमेल है, दोनों को सेल्फ क्रॉस कराया गया। एक ही प्लांट पर दोनों भी था, अदर प्लांट पर भी था, मतलब अदर प्लांट के अदर फ्लावर पर था। तो सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी कि आपका
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपका पी प्लांट, इसलिए पीसम सैटिवम पी प्लांट को सल्फिंग कराया गया F1 तो F2 में मिला, टी और टी को मिलाया गया तो कैपिटल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी को मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर इसको क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये ऐसे बना। हम लोग ऐसे तो लिखते नहीं है, स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं लिखते, ऐसे में लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं। तो ये लिखा टॉल था, बाहर से देखने पर 3 टॉल थे और 1 शॉर्ट था, जिसको मोनोहाइब्रिड रेशियो फिनोटाइप रेशियो जो था 3:1 का था। टॉल एंड शॉर्ट का रेशियो 3:1 का था। 75% प्लांट जो थे वो F1 जनरेशन का जब क्रॉस किया गया, सल्पिंग किया गया, तो F2 जनरेशन में मेंडल को टॉल प्लांट मिला था और 25% जो है आपको शॉर्ट मिला था, यानी कि शॉर्ट का कैरेक्टर भी सेग्रीगेट हो गया था। और जीनोटाइप रेशियो जो था वो 1:2:1 का था, यानी कैपिटल टी वाले 1 था और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 था यहाँ पर, और स्मॉल टी वाला 1 था। तो जीनोटाइप रेशियो जो जीन का सेपरेशन था उसमें 25% टॉल, 25% शॉर्ट और 50% जो थे वो मिक्स टाइप के थे, यानी कि उनको कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। मिक्स तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वैसा दोनों का अलग अलग हेट्रोजाइगस था, यानी आपको कैपिटल टी ये होमोजाइगस था, फिर इसके बाद जो है हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 था, और फिर आपका जो है होमोजाइगस रिसेसिव जो था वो स्मॉल टी 1 था। तो 1:2:1 का रेशियो जो है आपको मेंडल को जो है वो जीनोटाइप रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मिला था। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को दिया था। उसमें कहा था कि हर एलील जो है, 2 एलील जो आते हैं आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस में, उसमें पहला वाला जो है यानी कि जो डोमिनेंट है वही दिखता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील द रिसेसिव ट्रेट्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ एंड ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर सीन इन क्रॉस में, यानी उसको दिखता है इन F1 जनरेशन में उसको मिला, इसलिए उससे उन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। और फिर जब F2 जनरेशन में क्रॉस कराता है तो दिखता है कि कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, जिसके आधार पर वो साबित करता है मेंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर कैरेक्टर गेट्स सेग्रीगेटेड। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए मेंडल ने अपना पहला लॉ और दूसरा लॉ दिया था। अगर आपको परीक्षा में आता है तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है तो सेकंड लॉ को यहाँ तक जाना होगा। फर्स्ट लॉ में आप सिर्फ डोमिनेंट प्लांट को, टॉल प्लांट को दिखा करके और लॉ ऑफ डोमिनेंस को लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को थर्ड लॉ मिला था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बाद हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस, it is a type of cross in which inheritance of 2 character is studied at a time. डायहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। डाई का मतलब 2 होता है, इसीलिए इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी कि मेंडल इन हिज डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स, दैट इज द सीड शेप एंड सीड कलर। यानी सीड का कलर लिया था, येलो एंड ग्रीन सीड था। मटर के बहुत सारे जो पौधे थे वो उनका जो सीड का कलर था वो येलो था, पीला रंग का था, और कुछ जो थे वो ग्रीन कलर के थे। तो येलो जो है यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन जो है सीड कलर का वो रिसेसिव है, और सीड शेप जो था वो राउंड था और रिंकल्ड था। कुछ जो थे वो कुछ झूरीदार थे, बिल्कुल गोल नहीं थे, और बहुत सारे जो थे वो गोल थे। तो सीड का शेप था गोल और झूरीदार, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड वाला जो था वो डोमिनेंट था, वो ज्यादा मात्रा में था। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 तरह के कैरेक्टर को लिया था, एक सीड कलर और एक सीड शेप। सीड का कलर जो था वो येलो एंड ग्रीन था, और सीड का शेप जो है राउंड एंड रिंकल्ड था। तो हम लोग इसको क्रॉस को करके देखते हैं, और इससे हम लोग को मिलेगा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेरेंट्स जो है वो फिनोटाइप में राउंड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन था। जीनोटाइप राउंड येलो के लिए जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद जो है रिंकल के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो इससे जो गैमेट बनेगा, दोनों आर से एक कैपिटल आर गैमेट बनेगा, और इस दोनों वाई से एक कैपिटल वाई गैमेट बनेगा, और इससे भी एक स्मॉल आर बनेगा दोनों आर से, और एक दोनों स्मॉल वाई से एक स्मॉल वाई गैमेट बनेगा। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाएगा, तो आर
फिर वाई वाई बनेगा, यानी ये बनेगा राउंड, आर डोमिनेंट है इसलिए राउंड दिखेगा, और कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट है इसके कारण येलो दिखेगा। तो राउंड और येलो ये F1 जनरेशन में सारे प्लांट दिखेंगे। मेंडल जब भी क्रॉस करता था, बार बार क्रॉस करता था, बार बार वो अपना एक्सपेरिमेंट करता था, एवरी टाइम ही विल गेट अ डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उसको हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता था, चाहे वो सीड का शेप हो, सीड का कलर हो, प्लांट का हाइट हो, जो भी फ्लावर का कलर हो, जो भी कैरेक्टर को वो लेता था। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 अलग अलग तरह के लक्षण परिलक्षित होने वाले जो है, दिखने वाले जो है, क्लियर विजिबल होने वाले। मटर के पौधे में उसको जो कैरेक्टर मिला था, उसमें किसी भी कैरेक्टर को उठा करके वो क्रॉस करता था, आप याद रखिए। तो उसको हर समय F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलता था, इसीलिए उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। उसके लिए तो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही किया था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर कैरेक्टर आपस में अलग भी हो जाता है, हर कैरेक्टर के अलग अलग एलील जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए भी उसने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो दिया था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहता है कि हर कैरेक्टर जब आपस में मिलता है, राउंड येलो रिंकल ग्रीन जब मिलता है, या राउंड येलो हो तो वो रिंकल येलो भी होता है और रिंकल ग्रीन भी होता है, सब आपस में मिल जाते हैं और अलग अलग कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, असॉर्ट होता है और दिखता है। इसी को उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दिया था, जहां हम लोग देख रहे हैं कि राउंड येलो तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर था ही, राउंड ग्रीन भी मिक्सअप होकर के दिखा था, और रिंकल येलो भी दिखा था, और रिंकल ग्रीन भी कुछ अपना प्रेजेंस दिखाया था, और वो असॉर्ट हो गया था। इसके आधार पर यहाँ पर हम लोगों ने F1 जनरेशन में राउंड येलो मिला, आर आर और वाई वाई मिला। उसके बाद जो है इसने इसको ले गया F2 जनरेशन में, F1 को क्रॉस कराया गया। तो F2 जनरेशन में सेल्फिंग था, क्योंकि प्लांट जो है वो आपका बाइसेक्सुअल था, तो सेल्फ पोलिनेटिंग भी था, क्रॉस पोलिनेटिंग भी करता था। सेल्फ पोलिनेटिंग कराया F1 यानी आर आर वाई वाई, और आर आर वाई वाई को आपस में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी F1 जनरेशन वाले को फिर दोबारा सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर गैमेट मिला, इस आर के लिए एक आर मिला, इसको ऐसे आप क्रॉस कराए, इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा। तो यहां से जैसे हमने ये क्रॉस कराया तो ये वाई पर आया, तो आर और वाई को मिलाया तो ये कैपिटल आर है, कैपिटल वाई बना। फिर ये जो आर है ये अब बगल वाले से क्रॉस किया तो ये बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट ये बना। इसमें भी वही हुआ, आप इसमें भी देखिएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिला तो कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना। फिर अभी इस छोटे आर वाले की बारी है, ये आर इस कैपिटल वाई से मिला तो गैमेट बना स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर ये स्मॉल आर है, स्मॉल वाई से मिला तो गैमेट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेल्फ पोलिनेटिंग था तो ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पर भी यही हुआ था, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। होप आपको समझ में आ गया हो, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। कैबिट जो बन रहा है ये बन जाएगा तो आपका आसानी से क्रॉस हो जाएगा, और पूरे स्क्वायर में चेकर बॉक्स में इसको आसानी से 16 टाइप के कैरेक्टर को आप बना लीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लेना है। F1 जनरेशन में F1 इंटू F1 को क्रॉस करा के F2 का प्राप्त करेंगे। तो ये कैपिटल आर को मिलाइए एक बार कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला। फिर कैपिटल आर को इसके बगल वाले स्मॉल वाई से मिलाइए तो आपको मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई एक गैमेट। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से मिलाइए तो ये एक गैमेट बनेगा, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से मिलाइए तो फिर ये एक गैमेट बनेगा। ये मेल है और एक फीमेल, यहाँ पर भी 4 तरह का कैरेक्टर आपको मिल गया। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया है, तो यहाँ पर आप फीमेल को लिख रहे हैं, इधर मेल को लिख रहे हैं। आर वाई यही गैमेट को यहाँ लिख देना है, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये चारों को हम लोग लिख दिए। अब इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, बारी बारी से सभी को क्रॉस करा दीजिए। फिर इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, और यहाँ पर लिखिए। फिर उसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना आर आर, और कैपिटल वाई ये बना। तो ये राउंड येलो हुआ। इसी तरह इसको क्रॉस करा रहा है इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड येलो हुआ। इसी तरह से ये भी बनेगा, इसको फिर इससे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इतना कैरेक्टर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं
कि राउंड येलो का ये गिनती करेंगे, यहाँ पर लिखा है हमने, आप गिन लीजिए। तो राउंड येलो के 9 कैरेक्टर जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक राउंड येलो, 2 3 4 तो यहीं पर है, 5 आपका हो गया, 6 हो गया यहाँ पर, 7 हो गया यहाँ पर, 8 हो गया और एक यहाँ पर है 9। और राउंड ग्रीन के एक यहाँ पर है, एक स्पेन में 2 हो गया और एक यहाँ पर है 3। तो राउंड ग्रीन के 3 मिले। और रिंकल्ड येलो का यानी कैरेक्टर मिक्स होके आ रहा है, रिंकल्ड वाला भी मिल जा रहा है येलो से, यानी ये येलो कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव रिंकल्ड से भी मिला है। और राउंड जो है उसके साथ ग्रीन भी मिला है, यानी कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है, जिसको मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसको दिखा करके प्रूव किया है। और आपको वही लिखना है। और 9:3:3:1 का रेशियो जो है आपको एक रिंकल ग्रीन लास्ट में मिलेगा। ये आपको फिनोटाइप रेशियो इलेक्टिव जनरेशन में डायब्रिड क्रॉस में मिलता है। जीनोटाइपिक रेशियो ये आपको पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 1:2:2:1:1:1:2 का रेशियो में ये मिलेगा। जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन में ये होता है। यहाँ F2 कर दीजिए इसको। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे होता है, 1 वाला राउंड येलो ये एक ही मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जो सभी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। जैसे यहाँ पर है कैपिटल आर आर वाई, एक स्मॉल वाई यहाँ हो गया है। तो ये 2 तरह का, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से मिला करके ये लिखा गया 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। ये 16 कैरेक्टर हो गया। 9 9 3 12 3 15 16। तो 16 तरह के कैरेक्टर में उसको मिला था और कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ था। अब एक लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच गया है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। उसको हम लोग आगे देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग का है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी और न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन कौन फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है जिसके द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक जेनेटिकली फैक्टर्स हैं और एक नॉन जेनेटिकली फैक्टर्स हैं। तो नॉन जेनेटिकली फैक्टर्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है और जेनेटिकली में इन ह्यूमंस जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स के केस में जो जेनेटिकली होता है वो सेक्स डिटरमाइंड होता है पेरेंट्स के द्वारा। जो भी जीन्स इनहेरिटेड होता है माता पिता से संतान यानी उसके ऑफस्प्रिंग जो को मिलता है वह डिटरमाइन करता है जीन कि उसका सेक्स क्या होगा। और इन्वायरमेंटल क्यूज में अगर हम लोग देखते हैं नॉन जेनेटिकली, उसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। उसमें इन जैसे इन लिजार्ड्स, इन टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। जिस टेम्परेचर पर उसके एग को हम लोग रखते हैं, जैसे लिजार्ड का या क्रोकोडाइल का एग है, तो क्रोकोडाइल का एग को अगर लो टेम्परेचर पर आप रखते हैं तो जनरली वो मेल होगा, और अगर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो फीमेल्स होती है। तो टेम्परेचर यहाँ डिटरमाइन करता है द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग कि मेल होगा कि फीमेल होगा, लिजार्ड में, टर्टल में, एलिगेटर में, क्रोकोडाइल्स में। और इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। और लेकिन एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है स्नेल्स में, घोंघा जो होता है स्नेल्स, उसमें क्या होता है कि वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उसी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स होता है। यानी वो एक तरह से मेल भी स्नेल्स का पार्ट के बॉडी पर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट पर भी होता है। तो वो दोनों जो है जब ऑफस्प्रिंग जब बनाते हैं यानी तो वो टेम्परेचर के आधार पर अपना सेक्स बदल सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टेम्परेचर और सिचुएशन डिटरमाइन करता है कि वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। दे कैन चेंज देयर सेक्स, आइदर दे कैन बी मेल और फीमेल। और वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उसको हम लोग उस तरह के कंडीशन को जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर होता है उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो स्नेल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें जो है इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स, बदल सकता है। अब सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस जो आपका लास्ट पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम लोग 23 पेयर्स बोलते हैं। उस 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स होता है वो मेल और फीमेल में सिमिलर होता है और उसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, जो लास्ट पेयर होता है, जिसको 1 पेयर हम लोग जो बोलते हैं, वो 1 पेयर को हम लोग एलोसोम्स बोलते हैं। यानी 46 क्रोमोसोम में 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड द
द 23rd पेयर, द लास्ट पेयर इज कॉल्ड एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोजोम भी उसको बोलते हैं, बिकॉज दिस क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन। और ऑटोसोम्स सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है और ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बॉडी के दूसरे पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्सुअल सेल्स में ये नहीं होता है, और सेक्सुअल रोल में इसका सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में या फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये 22 पेयर्स का सिर्फ वन पेयर जो होता है, 23rd पेयर्स जो होता है एलोसोम्स जिसको हम लोग बोलते हैं या सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, वही सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब उसमें जो मेल के पास होता है वो सेक्स क्रोमोजोम वो एक्स और वाई होता है, और फीमेल के पास जो होता है वो एक्स और एक्स होता है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ क्रॉस कराते हैं तो पेरेंट्स जो होगा मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, उससे जो गैमेट बनेगा वो एक्स वाई होगा, इसमें एक्स एक्स होगा फीमेल में, और एक्स वाई से एक एक्स बना एक वाई बना, और फीमेल से एक एक्स बना और एक एक्स, तो उसमें एक्स ही है तो एक्स ही बनेगा। अब एक्स एक्स फीमेल का इधर लीजिए और एक्स और वाई इधर मेल का लीजिए, इधर मेल है इधर फीमेल है, और इनको क्रॉस कराया गया तो एक्स एक्स मिला तो एक्स एक्स मिला, और एक्स एक्स यहाँ मिला तो फिर एक एक्स एक्स मिला, ये मेल ये फीमेल बना ये फीमेल बना, और एक्स और वाई मिला तो ये मेल बना, फिर एक्स और वाई मिला तो ये मेल बना। तो इस तरह से दो फीमेल और दो मेल बना, और इसका फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ भी है तो ये देखेंगे तो मेल और फीमेल का 2:2 का है, यानी 1:1 का है। इसलिए सोसाइटी में 50% मेल और 50% फीमेल होते हैं, बराबर का अनुपात होता है, 1:1 का रेशियो होता है। जीनोटाइपिक रेशियो भी एक्स एक्स का देखते हैं तो 2 है, और एक्स और वाई का देखते हैं तो 2 है, तो 2:2 यानी 1:1 का हुआ। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो और ये फिनोटाइपिक रेशियो हुआ। इसके आधार पर आप लिख सकते हैं सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड एंड द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, क्योंकि वाई क्रोमोजोम तो फादर कैरी करता है, इसलिए मेल होगा कि फीमेल होगा ये वाई क्रोमोजोम वाला ही डिटरमाइन कर सकता है। अगर एक्स का वाई से मिल जाएगा तो वो मेल हो जाएगा, और एस का एस से मिल जाएगा तो फीमेल हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने इस कठिन ठंड में आपके लिए वीडियो बनाया। आपको होप वीडियो पसंद आएगा, आप पूरी वीडियो को देखिए और एक एक करके जो है इसको समझिए, और अगर आपका कोई परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो वंस अगेन हमारे सभी यूट्यूब के व्यूअर्स को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रोस्पेरस न्यू ईयर। आप सक्सेसफुल हो, आपको सफलता मिले, और ईश्वर आपको दिन दुनी रात चौगुनी करने का मौका दे। हमारे सभी 10वीं के विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक फॉर दियर कमिंग फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।